डेफ होता है, तो सर डेफ के लिए आपने क्या किया, किस तरीके से डेफ को जैसा आपने फील किया, तो क्या क्या आवश्यकता होती है डेफ के लिए, तो या प्रॉपर तरीके से भरा जाए और आप इंटर हो सके सर? नहीं, डैफ में तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही भरनी चाहिए जिस पे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब कोई झूठ या फिर फालतू में इम्प्रेस करने के लिए बोर्ड को ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी चाहिए। बाकी डैफ में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज़, वो सभी हैं। तो वो जो जेन्युइनली आप करते हैं वो सब भरिए और उनके ऊपर आप प्रिपेयर कीजिए बस। तो सर जैसे आप यूपीएससी भवन में इंटर करते हैं, आप आपके आपके चेयरमैन कौन सा था, और चेयरमैन कैसा था, कॉर्डियल था या फिर बहुत मतलब किस तरीके से आपके चेयरमैन थे, आपको रिएक्शन कैसा लगा चेयरमैन का? नहीं, मेरा लास्ट टाइम बोर्ड टीसी आनंद सर का था, ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो इस टाइम लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा। और एटमॉस्फेयर काफ़ी कॉर्डियल होता है, मतलब वो लोग आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना बेस्ट दे पाएँ इंटरव्यू के अंदर। मतलब वो ऐसा कुछ ग्रिल या फिर आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में नहीं डालते। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो सर इंटरव्यू जो आप दे रहे थे तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन थे, जैसे अभी रिसेंटली गाज़ा का और फ़लस्तीन में या फिर इसराइल का रिसेंट इश्यू चल रहा है, इस पे थे या फिर आपके ऑप्शनल बेस्ड पे थे, किस तरीके से किस क्वेश्चन थे आपके इंटरव्यू पैनल में? मेरे में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे, मेरे जो ऑप्शनल था उससे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे। और बाकी जनरल फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन जैसे इंडिया चाइना, जी जी। तो ये सब क्वेश्चन इनका यानी मिक्स था। मिला जुला जुला के बाद हमके जियो पॉलिटिक्स पे आपका जो चला लगभग लगभग क्या, और आपका ऑप्शनल क्या था सर? PSIR। तो पीएसआईआर से कोई ऐसा क्वेश्चन था इंटरनेशनल रिलेशन से, या फिर पीएसआईआर में किस तरीके से आपको, तो पीएसआईआर में बताइए इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरीके से तैयार किया और अपने एग्ज़ाम में आपने उसको अच्छे से पिरोया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं सर? हाँ, क्योंकि पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस आता है PSIR में ऑप्शनल में। तो करंट अफेयर्स के जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं, कुछ मैगजीन्स या वेबसाइट्स होती हैं, उससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती हैं उनके थ्रू भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो आपने थ्योरी के लिए क्या किया पेपर फर्स्ट के लिए, जैसे आपने तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बता दिया, लेकिन आपने स्पेशल थ्योरी के लिए क्या किया, कहाँ से पढ़ा, क्या सोर्सेज रहे, या फिर आपने कोई कोचिंग की मदद ली, किस तरीके से आपने किया? नहीं, मैंने शुभ्रा मैम के जो कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो मंगवाए थे कुरियर से। मतलब मैंने कोचिंग तो ऑल्दो ज्वाइन नहीं करी थी, बट नोट्स मीन्स कोर्स उन नोट्स से ही प्रिपेयर किया था। और फिर मेंस का रिजल्ट आने के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। ओके सर। तो ये आपकी बात रही पीएसआईआर ऑप्शनल की। अब आप आते हैं कि प्रीलिम्स 2024 में जो भी रिसेंटली प्रीलिम्स था, बहुत सारे जो सिलेक्टेड थे वो भी सीसेट में कहीं ना कहीं फेल कर गए। तो आपने सीसेट को कैसे लिया और किस तरीके से पास करके आपने मेंस दिया, तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा वहाँ पे, और 2024 में आएंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा? नहीं, स्ट्रैटेजी तो यही है कि CSAT अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। मतलब पहले जैसा नहीं रहा कि 66 नंबर ही आपको चाहिए, बट वो भी अब बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस अच्छा हो रहा है। तो आप मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए मेंस एग्ज़ाम के पहले कि आपके 66 से ऊपर कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो सीसेट के लिए आपने केवल मॉक ही किया या स्पेशल कोई बुक से, या फिर आपने किसी कोचिंग की मदद ली, आपने किस तरीके से किया सीसेट को? नहीं, मैंने तो ऑफलाइन कोरियर से मॉक टेस्ट ही मंगवाए थे। मतलब वो तो सबकी इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है कि किसको किस लेवल तक कंफर्ट है। तो मुझे उन मॉक से काम हो गया था। बाकी काफ़ी लोग अलग से कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी उसके स्किल लेवल के ऊपर है। अब ये तो बात रही सीसेट की। आप प्रीलिम्स में जो है एनसीईआरटी जैसे आप कोई बिगनर हो, अब कोई 2025 के लिए 26 के लिए तैयारी करना चाहता है, तो एनसीईआरटी का कितना रोल रहा है आपके जीवन में या फिर यूपीएससी को क्वालिफाई करने में? नहीं, NCERTs बिल्कुल ज़रूरी हैं। मतलब मैंने पहले पढ़ी थी, बट इस अटेम्प्ट में मैंने उतनी नहीं पढ़ी जितनी पहले पढ़ी थी। बट आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी एक होता है कि 6 to 12 या फिर 9 to 12 या फिर 11-12, क्या क्या रेलिवेंसी है एनसीईआरटी की, मतलब 11-12 करना या 6 to 12 करना, आप किस तरीके से देखते हैं एनसीईआरटी को? वो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। जैसे हिस्ट्री में काफ़ी लोग खाली 11-12 बताते हैं, और मीडिएवल में तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है। तो वो तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। ओके। अब आप बात रही प्रीलिम्स, तो आपने बता दिया, आपने आपकी बुक लिस्ट क्या रही, जैसे आपने हिस्ट्री के लिए RS शर्मा या फिर लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, यही रही है कि अलग रही है? आप बता रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी किए हैं, तो सेल्फ स्टडी में एक बर्डन आता है कि हम भटक जाते हैं इंटरनेट से या फिर यूट्यूब से, तो आपने किस तरीके से सहारा लेकर आपने इंटरव्यू दिया, आपकी सोर्सेज क्या रहे हैं? सोर्सेज तो बहुत लिमिटेड ही थे मेरे। मतलब जो लास्ट टाइम थे वही सेम ही थे। मतलब ज़्यादा सोर्सेज मैंने इंक्रीज़ किए नहीं। तो जो स्टैंडर्ड बुक सब लोग पढ़ते हैं वही मैंने पढ़ी थी। बट उसी कोई ऑनलाइन मटेरियल को कैसे यूज़ किया आपने? अब रुको अभी। ऑनलाइन, जैसे आपको कोई कंसेप्ट पे डाउट है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसके आपको कोई स्कॉलर मिल जाएगा, कोई वेबसाइट का आर्टिकल मिल जाएगा।
तो उससे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं जैसे सर आप सर गूगल करते हैं तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो कैसे आप उसको कट करके आपको ये कैसे फ्रेम होता है कि आप मुझे यही आंसर लिखना है, किस तरीके से आपने फ्रेम किया? जैसे आपने मान ली विकिपीडिया में कोई जियो पॉलिटिक्स का डाला, चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ या फिर इसका इसराइल का पैलेस्टीन के साथ में, तो आप क्या वर्ड वहाँ से पकड़ते हैं, किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं? नहीं, वो तो आप जैसे जैसे तैयारी करते हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ही हो जाती है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। जैसे PSIR में काफ़ी अच्छे अच्छे थिंक टैंक्स हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, IDSA है, तो मतलब जो अच्छे क्रेडिबल सोर्सेज हैं उनसे आप इन्फॉर्मेशन उठाइए। तो मेंस के साथ में आपने प्रीलिम्स के ही साथ कोई बुक रखी है, उसके साथ कोई ऐड ऑन किया, आपकी वही सोर्सेज रहे हैं, किस तरीके से आपने मेंस को किया? नहीं, सोर्सेज तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब मेरे वही रहे हैं, मैंने ज़्यादा ऐड भी नहीं करे कभी, मतलब जितना कम हो सकता है उतने कम ही रखे हैं, बट उन्हीं को ही बार बार रिवाइज़ करना और एक स्मार्ट वे में यूज़ करना। तो मेंस की आंसर राइटिंग होती है ना कि आप जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, तो प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, लेकिन आप जब मेंस आपका जो रैंक बनाता है वो आपका मेंस और इंटरव्यू है, तो आपने किस तरीके से मेंस को लिखा और आप इंटरव्यू तक आए, और मैं आशा यही करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका फाइनली सेलेक्ट हो, तो आपने किस तरीके से मेंस की कॉपी में आपने मॉक टेस्ट दिया, या फिर आपने किस तरीके से, आपसे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, तो क्या खामियां रही हैं दोनों के बीच में और इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मेंस में क्योंकि आपको 9 पेपर लिखने हैं 3-3 घंटे में, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। जैसे GS में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप टाइम बाउंड वे में बैठ के घर पे आप 3-3 घंटे प्रैक्टिस करो कि आप 20 क्वेश्चन पूरे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और उसके अलावा प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने कंटेंट काफ़ी सारा भर दिया था, बट वो एक प्रेजेंटेबल वे में नहीं था, तो इस बार मैंने कोशिश करी कि उसमें डायग्राम्स ऐड करना और उसको ज़्यादा नीट क्लीन बनाना आंसर्स को। तो मेंस में आपने आंसर राइटिंग किसी कोचिंग की मदद ली थी, या फिर आप बता रहे कि आप सेल्फ स्टडी किए थे, तो आप वहाँ पे घर पे मंगा के, या फिर किस तरीके से आपको सेंटर पे आके क्या बेटर रहा आपके लिए? नहीं, मैंने दिल्ली में ही जो बुक स्टोर्स हैं उनसे ऑफलाइन कोरियर करवा लिए थे, जो टेस्ट बुकलेट्स होती हैं सैम्पल, और फिर वो खुद से ही 3 घंटे में टाइम लिमिट लगा के पूरा करके और फिर आंसर से टैली किया। यूट्यूब एक होता ना कि यूट्यूब आपका कोई सोर्स रहा है, जैसे आप मतलब कोई डालते हैं UPSC आगे लिख देते हैं कोई टॉपिक, तो वहाँ बहुत सारे क्या नाम है चैनल आ जाते हैं, तो आप उन चैनलों को किस तरीके से आप पिकअप करते हैं कि आपका एक अच्छा सोर्स हो सके, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो आप किस तरीके से यूट्यूब का आपने ऐसी कोई मदद ली? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा PSIR सब्जेक्ट था, तो जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की स्पीचेस आती रहती हैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी, और मतलब ज़्यादा मैं कहूँगा कि जैसे एक टॉपिक के ऊपर आपको 5 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक अच्छा क्रेडिबल सोर्स उठाओ और वो एक वीडियो से आप पूरा टॉपिक समझ सकते हो। तो 2024 के लिए जो लास्ट मैसेज आपका क्या होगा, जो बिगनर्स हैं या फिर 2 प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही होगा कि अभी जैसे प्रीलिम्स में 5-5.5 महीने ही बाकी हैं, तो ऑल्दो आपने ऑप्शनल और मेंस की तैयारी अब आप बाद में भी कर सकते हैं, तो अभी बिकॉज प्रीलिम्स काफ़ी टफ होता जा रहा है और मतलब ज़्यादातर बच्चे उसी में ही छटते हैं, तो अभी प्रीलिम्स की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस योर फॉर इंटरव्यू।